अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट अहमद नजीब। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच डे 5 के पोस्ट मैच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के जितने भी चाहने वाले व्यूअर्स हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक जबरदस्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये मैच जीता बल्कि 1-1 से सीरीज भी बराबर की। कैसा रहा ओवरऑल खेल, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टैटिस्टिशियन एंड एक्सपर्ट मजहर अरशद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर। जी वालेकुम सलाम अहमद। मजहर, पाकिस्तान ने एडी चोटी का जोर लगाया, बेहतरीन क्रिकेट खेल के ये मैच अपने नाम किया। कितनी बड़ी विक्ट्री है ये पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज भी है अब तो नए उसके दूसरे राउंड का। आई थिंक पाकिस्तान की एक यंग टीम के लिए एक बहुत ही जबरदस्त विक्ट्री थी। हम हमेशा से ये बात करते हैं कि ये एक बहुत यंग टीम है, इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आप कोई भी प्लेयर ले लें तो आपको उसका जो करियर है वो 4-5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होगा, सिवाय सिर्फ एक अजहर अली हैं जो कि काफी देर से खेल रहे हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने कमबैक किया, पहला शुरू में जल्दी आउट हो गए थे और सीरीज को ड्रॉ किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज आप समझ लें कि एक अच्छा हुआ है कि एटलीस्ट पाकिस्तान सीरीज हारा नहीं है, 12 पॉइंट्स पाकिस्तान को मिले। और अब आगे जो नेक्स्ट सीरीज है वो बांग्लादेश के साथ होगी दिसंबर में। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो है पाकिस्तान टीम के लिए ये काफ़ी अच्छी विक्ट्री थी कि वेस्ट इंडीज में जाके पाकिस्तान ने सीरीज को ड्रॉ किया। और काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जो है वो वेस्ट इंडीज से कोई भी सीरीज नहीं हारी, या होम हो या अवे हो। बल्कि कोई भी अगर आप ले लें बायलैटरल क्रिकेट, अगर आप ले लें इंटरनेशनल क्रिकेट में T20s हो या वनडेज हो, पिछले 20 सालों में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से कोई भी सीरीज नहीं हारा। तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। ये बताइए कि इस मैच की जीत में की फैक्टर्स कौन से रहे जिसने पाकिस्तान को जीतने में हेल्प आउट किया? देखिए काफी ज्यादा इस पे फैक्टर्स थे। आई थिंक ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस थी। हर प्लेयर ने जो है, ऑलमोस्ट हर प्लेयर ने अपना एक रोल प्ले किया। अगर आप शुरू में देखें तो पाकिस्तान के 2 रन के ऊपर 3 आउट हो गए थे, और टेस्ट हिस्ट्री में सिर्फ दूसरा ऐसा मौका था कि किसी टीम के पहले इनिंग्स में 3 से कम रन के ऊपर 3 आउट हो गए हों और वो मैच जीत गए हों। पहला मौका भी पाकिस्तान के लिए ही था जब पाकिस्तान ने इंडिया को कराची में 2006 में एक टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी। अब जहां तक बात है की फैक्टर्स की, तो इस कमबैक के बाद जो बाबर आजम की और फवाद आलम की जो 150 रन की पार्टनरशिप हुई, उसमें फवाद आलम ने सेंचुरी भी की। पहले वो रिटायर्ड हट हो गए थे, फिर वो वापस आए, उन्होंने सेंचुरी की। तो ऑब्वियसली एक वो बहुत बड़ा फैक्टर था पाकिस्तान के कमबैक में। फिर उसके बाद आई थिंक जो पाकिस्तान की एक अग्रेसिव इंटेंट हमने देखी थ्रू आउट द मैच, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है कि वो पॉइंट्स आपके माइंड में थे। तो पाकिस्तान ने 302 के ऊपर इनिंग्स को डिक्लेयर किया, और वेस्ट इंडीज को जो है वो दोबारा वेस्ट इंडीज को उन्होंने खेलने का मौका दिया। फिर उसके बाद आप देखें सेकंड इनिंग्स के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के ओपनर्स ने स्टार्ट लिया, 15.5 ओवर्स में 100 रन किए, जो कि 20 साल में पाकिस्तान का फास्टेस्ट टीम 100 है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि पाकिस्तान ने अपने आप को विनिंग पोजीशन में रखा। फिर सेकंड इनिंग्स में भी जो पाकिस्तान ने क्लियर किया, 130 ओवर्स दिए अपने बॉलर्स को कि वो वेस्ट इंडीज को बॉल आउट करें। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह थोड़ी बारिश आ रही थी और जिस तरीके से वेस्ट इंडीज खेल रहा था, ये एक बहुत जबरदस्त जो है वो आप कह लें फैसला था, क्योंकि अगर ये 80-90 ओवर्स पाकिस्तान उनको देता तो शायद ये मैच ना जीत सकता। और सबसे बड़ा जो फैक्टर इन तमाम परफॉर्मेंसेस के दरमियान, वो मेरा ख्याल है कि शाहीन अफरीदी की बॉलिंग परफॉर्मेंस थी कि उन्होंने एक मैच में 10 आउट किए। वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा फैक्टर था, और मैन ऑफ द मैच भी हुए, वो मैन ऑफ द सीरीज भी हुए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें तो तमाम जो पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं, स्पिनर्स हो गए, फास्ट बॉलर्स हो गए, बैट्समैन हो गए, ओपनर्स हो गए, उन्होंने एक काफी अच्छा रोल प्ले किया इस मैच में। शाहीन अफरीदी का जिक्र किया आपने, जब से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया है, लगता है ऐसे है कि जैसे हर मैच के साथ वो मजीद इंप्रूव करते चले जा रहे हैं। रैंकिंग्स में भी उनकी जंप लग रही है और विकेट्स भी वो ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं। तो शाहीन अफरीदी की ओवरऑल बॉलिंग को आप कैसे रेट कर रहे हैं? क्या वो इस वक्त दुनिया के सबसे उभरते हुए नौजवान यंग फास्ट बॉलर हैं, अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की बात की जाए? आई थिंक अगर हम ओवरऑल भी इस टाइम दुनिया में बॉलिंग टैलेंट की बात करें, तो जो इमर्जिंग प्लेयर्स यानी कि जो इस एज ग्रुप के प्लेयर्स हैं 21-22 साल के, तो उनमें शाहीन का जो टैलेंट है वो इस टाइम सबसे जबरदस्त नजर आ रहा है। 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेले थे, 2017 में उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ था। उस मैच में भी उन्होंने अपने डेब्यू के ऊपर फर्स्ट क्लास में 8 आउट किए थे, जो कि किसी भी पाकिस्तानी बॉलर की बेस्ट फिगर्स हैं ऑन फर्स्ट क्लास डेब्यू।
तो तब से ही जो है वो लोगों की नजरें इनके ऊपर थी। शुरू में उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया टेस्ट क्रिकेट में, वो उस तरीके से आउट नहीं कर रहे थे जिस तरीके से वो अब कर रहे हैं, तो लेकिन ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। आप 19-20 साल के लड़के से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आते साथ ही आपको जो है वो 10 आउट करके दे। तो अब हम देख रहे हैं कि 19 मैचेस में सिर्फ 21 साल उनकी उम्र है और 76 विकेट्स हैं। अगर हम इसको टेस्ट हिस्ट्री में भी देखें तो दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जिनकी के इस एज में शाहीन अफरीदी से ज्यादा विकेट्स थी। ऑब्वियसली अभी इनके पास 4 मजीद मैचेस हैं शाहीन के पास बिफोर ही टर्न्स 22। 2 बांग्लादेश के साथ होंगे, 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ होंगे। फिर अगर आप इस पूरी सीरीज को देखें तो पूरी सीरीज में पाकिस्तान के बॉलर्स ने 37 विकेट्स ली हैं, जिसमें से कि 18 विकेट्स शाहीन की थी। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50% जो विकेट्स हैं वो आपके एक ही बॉलर ने ली हैं। तो सिंगल हैंडेडली आप कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के बॉलिंग डिपार्टमेंट को इस सीरीज में लीड किया है। फिर एक सीरीज में 18 विकेट्स लेना वो भी पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी पाकिस्तान के बॉलर ने किसी फास्ट बॉलर ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज के अंदर इतने आउट नहीं किए। इससे पहले अब्बास ने और मोहम्मद आसिफ ने 17 आउट किए हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि आपने जो शुरू में क्वेश्चन किया कि क्या वो इस टाइम दुनिया के जो है वो बेस्ट इमर्जिंग बॉलर हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल यस है। और मेरा ख्याल है कि आईसीसी रैंकिंग्स में भी उसमें भी अगर आप देखें तो वो टॉप 10 के अंदर आ गए हैं, नंबर 8 के ऊपर हैं। तो शाहीन के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत अच्छा साइन है कि पाकिस्तान को एक ऐसा बॉलर मिला है जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके जो 7 बॉलर खेल रहे हैं हसन अली, उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। आप देखें इस साल में जो पाकिस्तान ने जितनी भी टेस्ट मैचेस जीते हैं उसमें फास्ट बॉलिंग का बहुत ज्यादा रोल रहा है। साउथ अफ्रीका सीरीज में हसन अली थे और शाहीन अफरीदी थे, जिम्बाब्वे में हसन अली थे, शाहीन अफरीदी, और अब दोबारा जो है हमने देखा है कि इन दोनों ने मिलकर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। फवाद आलम का जिक्र ना हो ये कैसे हो सकता है? फवाद आलम की जर्नी कैसे देख रहे हैं सिंस उनके कमबैक के? हमेशा हमने देखा है कि क्रूशियल मौकों पे आके उस वक्त सिर्फ 100 कर रहे हैं, ना सिर्फ के 100 कर रहे हैं, मुश्किल जगहों से आके वो पाकिस्तानी टीम को रेस्क्यू कर रहे हैं। और यही कारनामा उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेकंड टेस्ट जमैका में भी अदा किया, यही तरीका। तो फवाद आलम की कितनी सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की इस टेस्ट साइड में? देखें, जब से उनका कमबैक हुआ है वो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है। उनकी इंग्लैंड टूर जो 2020 था उसमें उनका कमबैक हुआ था और उस वक्त से लेकर अब तक उनकी तकरीबन 50 की एवरेज है। तो आप कह सकते हैं कि विदाउट डाउट वो इस पीरियड के अंदर पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन आप जिस तरह आपने बात की उनके क्रूशियल रन्स की, तो आप ये देखें कि 2 रन्स के ऊपर 3 आउट हो गए थे, उसके बाद आके उन्होंने सेंचुरी की। तो हमेशा वो पाकिस्तान को रेस्क्यू करते हैं। और जहां तक बात है उनके कमबैक की जर्नी की, तो इंग्लैंड में ऑब्वियसली पाकिस्तान ने फील किया कि इनको खिलाना चाहिए, उसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद आई थिंक बाज़ वक़्त कहते हैं ना कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है। तो बाबर आजम जो है वो इंजर्ड हो गए थे न्यूजीलैंड में। तो मुझे ये लगता है कि अगर बाबर आजम उस सीरीज में इंजर्ड ना होते तो शायद हमें फवाद आलम को देखने का मौका ना मिलता, क्योंकि पाकिस्तान ने हारिस सुहेल को ही खिलाना था। क्योंकि हारिस सुहेल जो है उनकी उससे पहले उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस थी, इवन दो कि वो होम मैचेस में थी। तो क्योंकि बाबर आजम इंजर्ड हो गए तो पाकिस्तान ने दोनों को खिला लिया, फवाद को और हारिस को। और फवाद ने जो वहां पे सेंचुरी की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4th इनिंग्स में, मेरा ख्याल है उसके बाद जो है सबको रियलाइज हुआ कि हमारा कि सबका जो ओपिनियन है वो फवाद के से रिलेटेड काफी गलत था। क्योंकि कई लोग कहते थे कि वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक में रन कर सकते हैं, जो कि एक काफी मेरा ख्याल है एक हैरानकुन बात थी कि जब तक आप किसी प्लेयर को ट्राई नहीं करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। तो उसके बाद से देख लें आप, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 4 मुसलसल सीरीज में उन्होंने सेंचुरी की है। उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी की, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी की, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी की और अब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो मेरा ख्याल है कि आप कह लें कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फाइनली पाकिस्तान के लिए जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मोहम्मद अब्बास पर सवाल करना चाहूंगा। मोहम्मद अब्बास की ओवरऑल ये सीरीज थोड़ी सी मिक्स रही, कहीं बिल्कुल डाउन एंड आउट लगे बीच बीच में, और कहीं पे उनका जो रिदम अच्छा लगा तो कुछ स्पेल में उन्होंने ऊपर चले आउट भी किए। लेकिन दोनों टेस्ट मैचेस में सेकंड इनिंग्स में वो विकेट लेने से कासिर रहे। तो मोहम्मद अब्बास का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? कई लोगों का ये ख्याल है कि रफ्तार कम होने की वजह से अक्सर उनको बैट्समैन अब मैनेज करना शुरू हो गए। देखिए अहमद, जो हमने सीरीज का इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले जो हमने एक वीडियो की थी, जो हमने प्रीव्यू किया था, उसके अंदर भी हमने बात की थी कि अब्बास कंडीशंस के बॉलर हैं
और जहां पे जो है वो कंडीशंस होंगी वहां पे वो आउट करेंगे। यहाँ पे हालांकि ड्यूक्स बॉल्स थी, लेकिन उसमें भी जो है आप देखें कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि वो इंग्लैंड में परफॉर्म करते थे, उन्होंने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि जो कंडीशंस थी जहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा हो, सीम हो रहा हो, वो बहुत कम देर के लिए थी और उन स्पेल्स में उन्होंने आउट किए। सॉरी। और हमने जो है इस जो हमने सीरीज से पहले जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने ये भी बात की थी कि जैसे जैसे मैच आगे जाता जाएगा, अब्बास की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आती जाती है, जो उनके लेटर स्पेल्स होते हैं वो उसमें उस तरीके से इफेक्टिव नहीं है। ऑब्वियसली आजकल की क्रिकेट में जब आप 120-25 के ऊपर बॉलिंग करेंगे, 128 के ऊपर बॉलिंग करेंगे, तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत बहुत कम हो जाती है। तो अब आगे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की जो सारी सीरीज है, मतलब कि नेक्स्ट सीरीज आप देखें, बांग्लादेश के साथ है बांग्लादेश में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ है होम पे, फिर पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ सीरीज है श्रीलंका में, और फिर 2 होम सीरीज हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ। तो आप देखें ये तमाम वो कंडीशंस हैं जहां पे के स्विंग या सीम बॉलर्स के लिए ज्यादा असिस्टेंस नहीं होती, स्पेशली अगर आप 124-125 के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अपनी इस स्ट्रेटेजी को रिकंसिडर करना होगा, थोड़ा सा पेस को ऐड करना होगा। वो पेस कौन हो सकती है? नसीम शाह हो सकते हैं, वो शाहनवाज धानी हो सकते हैं, वो हारिस रऊफ हो सकते हैं, वो मूसा खान हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास सिस्टम डोमेस्टिक में कई ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जिनकी पेस ज्यादा है और आप उनको टीम में लाके ग्रूम कर सकते हैं। और एक और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि शुरू में ये जो बॉलर्स आए थे, नसीम आए थे या मूसा खान आए थे, तो ये एक किस्म का आपका बॉलिंग अटैक लीड कर रहे थे, यानी कि 19 साल की उम्र में ये लोग लीड कर रहे थे, आपके पास कोई सीनियर नहीं था। तो ये मतलब कि आपके फर्स्ट चॉइस बॉलर्स थे। तो जब आपके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो इतनी यंग एज में आप नहीं परफॉर्म कर सकते। अब पाकिस्तान को फायदा ये है कि हसन अली आप देखेंगे वो मेच्योर हो गए हैं, वो 4-5 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। इवन शाहीन जो है वो काफी मेच्योर हो गए हैं। तो अब हसन और शाहीन आपका बॉलिंग अटैक लीड कर रहे हैं। तो अब जो थर्ड बॉलर आएगा वो नसीम शाह हो, मूसा खान हो, दानी हो, तो एक यंगस्टर को थोड़ा सपोर्ट होगा कि हमारे साथ 2 सीनियर्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इनमें से किसी यंग बॉलर को जो है वो टीम में लाना चाहिए, थोड़ा सा पेस को जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। नुमान अली पे कुछ बात करते हैं। उनको दूसरे टेस्ट मैच में मौका मिला, क्रूशियल विकेट्स भी पाकिस्तान को लेकर दी। तो पूछेंगे ये हम कि नुमान अली क्या अब आगे से पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस स्पिनर होंगे, और यासिर शाह का फ्यूचर कैसे देखते हैं, क्योंकि बेंच पे जाहिद महमूद भी मौजूद है पाकिस्तान के लिए। देखिए इस बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद मेरा ख्याल है कि हम ये कह सकते हैं कि नुमान अली जो है वो पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस स्पिनर हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उन्होंने एक विनिंग रोल प्ले किया, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी और अब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी, इवन दो सिर्फ 3 आउट किए उन्होंने, लेकिन आप ये देखेंगे ही इज द ओनली फ्रंट लाइन स्पिनर जिसने कि इस सीरीज में विकेट्स ली हैं। क्रेग ब्रैथवेट एक पार्ट टाइम स्पिनर थे, उन्होंने एक विकेट ली थी अजहर अली की, तो इसमें तो विकेट्स आ ही नहीं रही थी स्पिनर्स को। और मेरा ख्याल है कि हाइंडसाइट में भी कह सकते हैं कि शायद पहला टेस्ट मैच भी नुमान अली को खेलना चाहिए था, क्योंकि ऐसी विकेट जहां पे स्पिनर्स के लिए ज्यादा असिस्टेंस ना हो, आप उस बॉलर को खिलाते हैं, उस स्पिनर को खिलाते हैं जो कि आपके रन्स कंटेन कर सके। और आगे जो हमने पहले भी बात की कि आप देखेंगे पाकिस्तान की जो तमाम सीरीज हैं, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है और 3 होम सीरीज हैं, तो यहाँ पे स्पिनर्स के लिए थोड़ी बहुत असिस्टेंस होती है। तो पाकिस्तान आई थिंक अक्सर मैचेस में जो है 2 स्पिनर्स के साथ तो खेलेगा। तो फर्स्ट चॉइस तो अब लग रहा है कि नुमान अली है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने 97 किया था। तो अब देखना ये होगा, मेरा ख्याल है कि एकदम से पाकिस्तान यासिर शाह को राइट ऑफ नहीं करेगा। आई थिंक जो पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज होगी बांग्लादेश में, यासिर शाह शायद खेलेंगे। सेकंड चॉइस जो अब आपकी है, जो यासिर शाह की रिप्लेसमेंट अगर फ्यूचर में हो सकती है, तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा अभी हमें देखना होगा कि इस फर्स्ट क्लास सीजन के अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंसेज होती हैं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज है वो सीजन के एंड पे है, तो तब तक काइजन ट्रॉफी कंप्लीट होगी, तो उसमें हमें 1-2 नए बॉलर सामने आ सकते हैं, जिस तरह के लास्ट ईयर हमने देखा था कि काइजन ट्रॉफी में नुमान अली सामने आए, साजिद खान सामने आए। तो अब जाहिद महमूद भी हैं रैंकिंग में, साजिद खान भी हैं, यासिर शाह भी होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस ट्रॉफी के अंदर जो आपके बेस्ट स्पिनर होंगे या जो सिलेक्टर्स को फील होगा कि ये जो है वो ज्यादा बेहतर स्पिनर है, वही जो है वो पाकिस्तान का सेकंड चॉइस स्पिनर होगा पाकिस्तान की जो आने वाली जो होम सीरीज है उनमें। बाबर आजम की कप्तानी पे बात करेंगे। पहले टेस्ट में कुछ लोगों को थोड़ा शिकवा था आखिर के फेज पे कप्तानी के ऊपर, लेकिन सेकंड टेस्ट में तो कमाल कर दिया कप्तानी ने उन्होंने। तो कैसे रेट करेंगे आप बाबर आजम की ओवरऑल कप्तानी और सेकंड टेस्ट मैच की कप्तानी को? देखें बाबर आजम ने अभी तक 6 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है, उसमें से 5 मैचेस वो जीते हैं, 2 साउथ अफ्रीका से, 2 जिम्बाब्वे से और 1 वेस्ट इंडीज से, और एक जो मैच हारे हैं वो सिर्फ 1 विकेट से हारे हैं। मतलब कि अगर
इतना क्लोज मैच था, और जो उनके ऊपर बातें हो रही थी, जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर था। लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस को भूल जाते हैं। और अगेन जो मैं बार बार एक बात करता हूँ कि एक यंग कैप्टन है वो, सिर्फ 6 मैचेस हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। और उस मैच में भी आप देखेंगे, उसमें जब आपके फील्डर्स ही 3 कैचेस छोड़ देंगे, तो और आप 168 डिफेंड कर रहे हैं, तो आप कितना ब्लेम जो है वो कैप्टन को दे सकते हैं। शुरू में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक ये गलती हुई कि यासिर शाह खेले, नुमान अली को खेलना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ कैप्टनसी की गलती नहीं है, एक ओवरऑल टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। बाकी मेरा ख्याल है कि अभी तक जिस तरीके से बाबर आजम ने स्टार्ट ली है अपनी कैप्टनसी का, आपके सामने ही है। 5 मैचेस जीते हैं 6 में से, और मुझे लग रहा है कि अनकरीब मुझे ये कोई सीरीज हारते हुए नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान की टीम। मुझे जो अभी आपकी परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह आपका बॉलिंग अटैक है, आई थिंक पाकिस्तान बांग्लादेश को भी हरा सकता है, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकता है, श्रीलंका को भी हरा सकता है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड को भी हरा सकता है। तो बाबर आजम जो है वो, आई थिंक के पाकिस्तान का फ्यूचर भी है, बैटिंग में भी। और पाकिस्तान के कल्चर में तो उसी कैप्टन की इज्जत होती है जो खुद परफॉर्म कर रहा हो। तो बाबर आजम की जो टेस्ट परफॉर्मेंसेज रही हैं पिछले 3-4 सालों में, मेरा ख्याल है कि उनकी कैप्टनसी का जो स्टार्ट है वो भी काफी अच्छा हुआ है। आजकल स्टंप्स माइक्स पे हमें अक्सर विकेट कीपर्स की या जो पास फील्डर खड़े होते हैं उनकी आवाजें भी सुनने को मिलती हैं, और मोहम्मद रिजवान के बहुत सारे डायलॉग्स जो हैं वो 5वें दिन काफी ज्यादा लोगों ने एंजॉय किए। कभी वो नुमान अली को कहते हैं कि रबड़ी रबड़ी, वो जो हैदराबाद की रबड़ी मशहूर है, और वो कभी बैट्समैन के साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो कितना इंटरेस्टिंग होगी अब टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली जब से स्टंप्स माइक्स के उसकी आवाज आम सुनने वालों को भी सुनने को मिलती है। देखें, एक तो अब क्योंकि कोविड की वजह से क्राउड नहीं आ रहा, तो ज्यादा जो है वो आप कह लेंगे कि हम लोग जो आवाज आती है वो ज्यादा क्लियर होती है। बातें तो ये पहले भी होती रहती थी, लेकिन अब एक जरा थोड़ा सा कल्चर भी डेवलप हो रहा है ब्रॉडकास्ट के अंदर भी, जिसके अंदर के ज्यादा जो है वो हमें स्टंप माइक सुनने को मिलता है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो अक्सर वो 1 ओवर के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो कमेंट्री बंद कर देते हैं, और जो आपका स्टंप माइक है उसको खोल देते हैं। तो हमें काफी इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलती हैं, जिस तरह आपने रिजवान का जिक्र किया। ऑब्वियसली जो रबड़ी है वो हैदराबाद की एक स्वीट डिश बहुत फेमस है, तो रिजवान कह रहे थे कि जितनी गर्मी है यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी ठंडी रबड़ी होनी चाहिए थी। तो उसके अलावा रिजवान हमेशा से जो है वो एक एंटरटेनर है, एक करेक्टर है। मुझे याद है कि जब वो टीम में नहीं भी थे, सब्स्टिट्यूट थे 2015 की इंग्लैंड सीरीज में, तो जब वो एज ए सब्स्टिट्यूट फील्ड के अंदर आए थे, तो वो जेम्स एंडरसन के साथ उन्होंने काफी छेड़खानी की थी, जरा मजाक किया था, जो कि फ्रेंडली बैंटर होता है। क्रिकेट की खूबसूरती है, स्पोर्ट्स की खूबसूरती है। तो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक फ्रेंडली माइंडसेट के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। और आई होप कि हमें इसी तरह की जो कमेंट्री है स्टंप माइक से, वो फ्यूचर में भी सुनने को मिलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा मरहला जारी है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस सीरीज को बराबर करने के बाद और दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और कौन कौन से पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर्स हैं, बैट्समैन और बॉलर, जो कि टॉप पोजीशंस पे मौजूद हैं। देखें, इस साइकिल में तो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फेवरेट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सीरीज हैं, जो हम बार बार पहले भी बात की कि आसान सीरीज हैं। होम सीरीज आपकी मुश्किल टीम्स के साथ हैं, और अवे जो सीरीज हैं वो आप कह लेंगे थोड़ी जो इजी टीम्स हैं उनके साथ हैं, या जो लो रैंक टीम्स हैं उनके साथ हैं। तो अब पाकिस्तान को 12 पॉइंट्स मिल गए हैं, जो कि 24 हो सकते थे अगर पहले मैच में आप कैचेस पकड़ लेते, क्योंकि वो थोड़ा सा पाकिस्तान को रिग्रेट रहेगा कि बहुत ही क्लोज मैच पाकिस्तान हारा है। टेस्ट मैच में 5 दिन की एफर्ट होती है, उसके बाद जाके अगर आप 1 विकेट से टेस्ट मैच हार जाए। लेकिन खैर, आई होप कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखेगा और इस तरह की गलती दोबारा रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि आप देखेंगे एक कैच ड्रॉप जो है वो आपको 12 पॉइंट्स कॉस्ट कर सकता है, और इवेंचुअली आपको फाइनल में पोजीशन जो है वो कॉस्ट कर सकता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इस टेस्ट चैंपियनशिप में इस तरह की परफॉर्मेंसेज होंगी कि वो टॉप 2 के अंदर आए। और मेरा ख्याल है कि इस टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से ही पाकिस्तान ने इस मैच में भी एक अग्रेसिव क्रिकेट खेली। अगर आज से 5-6 साल पहले सीरीज हो रही होती तो हो सकता है कि पाकिस्तान 302 के ऊपर डिक्लेयर ना करता, हो सकता है पाकिस्तान 130 ओवर्स अपने बॉलर्स को ना देता। तो आई थिंक यही इंपॉर्टेंस है इस टेस्ट चैंपियनशिप की। जहां तक बात है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज की, तो आप अभी देखेंगे, अभी तो है पाकिस्तान की पहली सीरीज थी, तो इसी सीरीज में हमने देखा कि फवाद आलम ने सेंचुरी कर दी,
शाहीन अफरीदी ने जो है वो 10 आउट कर दिए। तो अभी तक तो इस एक सीरीज के बेस के ऊपर इस साल इस साइकिल के अंदर पाकिस्तान के मेरा ख्याल है जो बेस्ट बैट्समैन है वो आप कह सकते हैं कि फवाद आलम है, और जो बेस्ट बॉलर है वो शाहीन अफरीदी। इस टेस्ट सीरीज को कंक्लूड करते वक्त आपके ख्याल में क्या सीखा पाकिस्तान ने इस टेस्ट सीरीज से, और क्या कुछ चेंजेस पाकिस्तान को अब भी दरकार हैं? क्योंकि कहते हैं कि जो अच्छी टीमें होती हैं वो हमेशा बेहतरी का जो ऑप्शन होता है वो अपने अंदर रखती हैं। तो कुछ चेंजेस आप समझते हैं कि स्टिल जीतने के बावजूद भी होनी चाहिए ताकि टीम जो है वो मजीद बेहतर हो सके? देखें, ऑब्वियसली चेंजेस का ताल्लुक जो है वो सिर्फ ना सिर्फ विनिंग कॉम्बिनेशन से होता है बल्कि आपकी कंडीशन से भी होता है। मतलब कि अब अगर ऑब्वियसली नेक्स्ट आपकी जो सीरीज है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर है तो वहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस होंगी, हो सकता है आपको वहाँ पे 2 स्पिनर्स भी खिलाने पड़ जाए, तो आप फिर अब्बास को जो है वो ड्रॉप करके तो आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाल सकते हैं। वो स्पिनर कौन होगा उसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं नुमान अली के साथ, क्योंकि नुमान अली मुझे लग रहा है कि फर्स्ट चॉइस स्पिनर होंगे अब। फिर दूसरा जो है, अगर पाकिस्तान को गेम पे लगता है कि विकेट के अंदर फास्ट बॉलिंग के लिए असिस्टेंस है तो आप एक्स्ट्रा पेस डाल सकते हैं, जिस तरह नसीम शाहिदानी है, हारिस रऊफ है, हसनैन है, मूसा खान है, इनमें से आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। वसीम जूनियर भी हो सकता है इस फर्स्ट क्लास सीजन के बाद टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हो जाए। बाकी जहां तक बात है बैटिंग की, तो उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अजहर अली को जो है वो ओपनिंग के ऊपर लाना होगा, क्योंकि अजहर अली वैसे भी ओपनर ही खेल रहे हैं अभी भी। आपके जब शुरू में एक ओपनर आउट हो जाता है तो ऑलमोस्ट हर मैच में वो नए बॉल के ऊपर आके तो बैटिंग करते हैं। तो जो उनके मतलब के इस टाइम जो उनकी इफेक्टिवनेस है, अगर उनकी एवरेज आप कह लेंगे 35-40 की भी है तो वो हम एज ए ओपनर भी ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आगे सीरीज भी ऐसी हैं जहाँ पे कि ज्यादा न्यू बॉल के ऊपर मुश्किलात नहीं होंगी, तो आप अजहर अली को ओपन करवा के नीचे जो है वो साउथ शकील को ऐड कर सकते हैं। साउथ शकील को टीम में होना चाहिए अब। और यही एक दो चेंजेस हैं मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान को सोचना होगा। और जहां तक बात है सीखने की, तो ऑब्वियसली जो मैंने पहले आपको बात की कि पाकिस्तान को ये सीखना होगा कि आप इवन दो कि पाकिस्तान ने इस सीरीज में बड़े अच्छे कैचेस लिए हैं, इमरान बट ने जो तो कमाल कर दिया जो उन्होंने कैचिंग किया, रिजवान ने एक बड़ा अच्छा कैच लिया था पिछले मैच में, फर्स्ट टेस्ट मैच में। लेकिन जो पाकिस्तान ने कैचेस ड्रॉप किए हैं, मतलब कि इस मैच में भी आप देखेंगे 2 कैचेस ड्रॉप की आबिद अली ने, और अगर बारिश थोड़ी देर के लिए ज्यादा हो जाती तो ये मैच जो है ड्रॉ हो सकता था, उनकी लंबी पार्टनरशिप लग सकती थी। तो फील्डिंग के ऊपर पाकिस्तान को फोकस करना होगा कि आपकी फील्डिंग की वजह से आपके 12 पॉइंट्स मिस हो गए हैं। तो ये एक ऐसी गलती है जो कि होपफुली पाकिस्तान दोबारा रिपीट नहीं करेगा। जी व्यूअर्स, हमने तफसील से डिस्कस किया सेकंड टेस्ट मैच और इस सीरीज को, क्या खोया क्या पाया पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। लेकिन अच्छी बात यह रही कि आखिरी टेस्ट मैच जीत के सीरीज को बराबर किया। आई होप कि आपको डे 5 के एनालिसिस और ओवरऑल जो हमने सीरीज को डिस्कस किया पसंद आया होगा। फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे और मजहर अशरफ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।